लेसन 5 में पढ़ना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस लेसन के अंतर्गत जिस जिस पॉइंट को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, समझना है, वो सारे पॉइंट्स पहले से यहाँ पर मेंशन किए जा चुके हैं। सबसे पहला है परिमंडल का अर्थ जानना है एवं उसकी परिभाषा को समझना है। दूसरा पॉइंट है परिमंडल या पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। प्रमुख 3 घटक होते हैं, तो कौन कौन से वो दिया गया है और क्या इनसे मिलकर बनता है। और फिर सारे घटकों के बारे में, जो भी भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, इन सारे चीजों के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको दूंगा, ठीक। उसके बाद इन सब चीजों के बाद फिर एक जो इन तीनों से मिलकर बनता है जीवमंडल, फिर उस जीवमंडल के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमंडल का अर्थ क्या होता है। परिमंडल, परि का मतलब क्या होता है? बाहरी। क्या होता है? बाहरी। और मंडल का मतलब होता है क्षेत्र। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मतलब पृथ्वी के ऊपर जो क्षेत्र हैं, एक कोई विशेष जो आवरण है, ठीक है, उन्हीं सभी को कहा जाता है परिमंडल। क्या है? परिमंडल। परिमंडल क्या है? पृथ्वी के बाहर जो घेरे हैं, जो मंडल है, उसी क्या बोला जाता है? परिमंडल। अगर परिमंडल की बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो होते हैं 3 होते हैं। सबसे पहले आपने पिछले अध्याय में ये पढ़ चुका है कि पृथ्वी पर केवल एक पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और पाया जाता है। आज तक ज्ञात जितने भी ग्रह हैं, उनमें किसी भी ग्रहों पर पृथ्वी मानव के रहने के अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं। एकमात्र पृथ्वी ही है, ठीक है। तो पृथ्वी है, तो अगर हम पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर पृथ्वी के परिमंडल को समझने की क्या आवश्यकता है? तो पृथ्वी के परिमंडल को समझने की आवश्यकता यही है कि जब हम पृथ्वी को समझेंगे, पृथ्वी के बाह्य आवरण के बारे में समझेंगे, पृथ्वी के सभी परिघटनाओं के बारे में समझेंगे, तभी तो हम जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो पर्यावरणीय घटनाएं घट रही हैं, इन सभी चीजों का जब अध्ययन करते रहेंगे, इस पास जानकारी रहेगा, तो हम अपने रहन सहन को उसके अनुकूल या और बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि हमें किसके साथ रहना है? पृथ्वी के साथ, पर्यावरण के साथ रहना है ना। इसलिए पर्यावरण का अध्ययन हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आप किसी के पास रह रहे हैं, किसी के कोई व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, आप उनके साथ, उस व्यक्ति के साथ अच्छे से रह पाएंगे? आपके सभी चीजों का मेल मिलाप हो पाएगा? नहीं। लेकिन यदि वो व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं, हर चीजों के बारे में उसके बारे में जानते हैं, तो फिर आपका उसके साथ रहना ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा आपको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं है? है ना? ज्यादा सुचारू रूप से उसके साथ क्या कर पाएंगे? आप रह पाएंगे फ्रेंडली होकर के, है कि नहीं है? वैसे ही अगर हमें पृथ्वी पर रहना है तो पृथ्वी के सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना क्या है? आवश्यक है। और उन्हीं के चीजों में से हमारा जो है आज जो अध्ययन करने वाला है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी के प्रमुख जो है, जो परिमंडल है, परिमंडल के प्रमुख 3 घटक हैं। देखिए, पर्यावरण या देखिए परिमंडल या पर्यावरण दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक। इसके प्रमुख 3 घटक हैं, मतलब इन्हीं तीनों से मिल करके बना हुआ है परिमंडल या पर्यावरण। आप जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो आप अपने जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए इन्हीं 3 घटकों का उपयोग कर रहे हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज की अनुपस्थिति होती है तो जीवन संभव हो जाएगा कि असंभव हो जाएगा? जीवन असंभव हो जाएगा। समझ में आया? तो वो 3 चीजें कौन है जिनके कारण इस पृथ्वी पर मानव जीवन संभव हो पाया है? वो 3 घटक कौन है पर्यावरण के? तो वो 3 घटक हैं भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब सबसे पहले अब देखिए, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और इन तीनों चीजों का जब सम्मिलन होता है,
जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तभी वहीं पर जीवन का विकास होता है कि नहीं है। जीवमंडल मतलब इस संसार में, इस पृथ्वी पर समस्त जीवित प्राणी, चाहे छोटा सा जीव हो, एक चींटी हो, चाहे एक बड़ी सी हाथी हो, एक व्हेल हो, उन सबको जीने के लिए इन चीजों की, इन तीनों घटकों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इन तीनों को जब मिलाया जाता है, इन तीनों घटक मिलते हैं तो वहीं पर जीवन संभव हो पाता है। तो इन तीनों घटकों से मिलने से जो मंडल बनता है उसे ही कहा जाता है जीवमंडल। समझ में आया? अब चलिए इन सभी के बारे में, एक एक के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल के बारे में। भूमंडल क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। भूमंडल क्या है? तो भूमंडल इस पृथ्वी का जो ठोस जो सतह है, पृथ्वी का जो क्या है, ठोस सतह है। ठोस मतलब समझ रहे हैं ना, जिस पर अभी आप क्लास में बैठे हुए, ये जो इमारत जो बनी हुई है ये पृथ्वी के ठोस सतह पर बनी हुई है कि नहीं है? तो जो पृथ्वी का जो ठोस सतह है, जिस पर सड़कें, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, ये सभी चीजें जो बन रही हैं, ठीक है ना, ये सभी चीजें किस पर बनी हुई हैं? जमीन पर, मतलब वही ठोस भाग पर बनी हुई है ना। इसी ठोस भाग को कहा जाता है स्थल मंडल। समझ में आ रही बात? तो स्थल मंडल जो होता है, स्थल मंडल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जा सकता है, आप कह सकते हैं भूमंडल। स्थल मंडल को और क्या कह सकते हैं? भूमंडल कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछा स्थल मंडल किसे कहते हैं, भूमंडल किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात यही बता देना है कि पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं, पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं वही क्या कहलाता है? स्थल मंडल या भूमंडल कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए, अब ये जो स्थल मंडल है, जो भूमंडल है, ये बना किन से है? तो आप जानते हैं, जो मिट्टी देख ही रहे हैं, बहुत सारे चट्टानों से, बहुत सारे परतों से मिलकर के ये बना हुआ है, जिसे कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहलाता है? यही भाग भूपर्पटी कहलाता है। और इस भूपर्पटी में ये मतलब वो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए चाहिए। हमें जीवित रहने के लिए हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें जीवित रहने के लिए जिन भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे पोषक तत्व जो हैं इसी भूपर्पटी में, अर्थात इसी स्थल मंडल में मौजूद हैं। समझ में आई बात? और जिनके सहयोग से उन पोषक तत्वों से ही हमारा जीवन संभव हो पाता है, हम जीवित रह पाते हैं उनको उपभोग करके, उनका सेवन करके। समझ में आई बात? तो अब आगे अगर बात किया जाए तो पृथ्वी के सतह को, जो हमारा स्थल मंडल है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो जो हमारा स्थल मंडल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत जो है 2 भागों में विभाजित है। एक जो होता है महासागरीय भाग होता है, जिसे महासागरीय बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, महासागरीय होता है। आखिर महासागर पृथ्वी के ऊपर ही नहीं स्थित है, ठोस पर ही ना वो भी है, तो वो महासागरीय बेसिन कहलाता है। और यह एक भाग वह जो होता है जो बिल्कुल कठोर है। समझ में आया? जिसे द्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? महाद्वीप। इस प्रकार से पृथ्वी के सतह को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो कौन कौन भागों में? महासागरीय, बेसिन और महाद्वीप में। समझ में आई बात? ठीक है। अब जो है, अब बात करते हैं हम आगे कि समुद्र का जो जल है, समुद्र का जो सतह है, आप जानते हैं, एक बात तो ये जानते होंगे या आपने कभी मैप देखा होगा तो उसमें इस बात का ध्यान दिया होगा कि पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं सभी एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है? सारे महासागर। इसलिए महासागर में प्रत्येक जगह जो जल का स्तर होता है वह समान होता है। ऐसा नहीं किसी महासागर में जल का स्तर ऊंचा होगा, किसी महासागर में जल का स्तर नीचे होगा। हमेशा हर जगह क्या होता है? एक समान होता है, प्रत्येक महासागर में जल का जो स्तर होता है। इसीलिए पृथ्वी पर जो भी उच्चावच है, जो भी ऊंचाई है, जो भी पर्वत है, पठार है, स्थान है,
उन सब की जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र के महासागर के जल स्तर से, जल के जो स्तर है उसी पर से ही उसकी ऊंचाई को मापी जाती है। इसलिए जल स्तर को 0 किलोमीटर बोला जाता है, 0 बोला जाता है, शून्य बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी पहाड़ पर्वतों की ऊंचाई मापनी होती है तो हम कहां से मापते हैं? किसके जल स्तर से? समुद्र के जल स्तर से, समुद्र के सतह से मापते हैं। समझ में आया? समुद्र का जो ऊपरी सतह होता है वहां से हम मापते हैं इस चीज को। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन बस यही है क्योंकि हर जगह समुद्र के पानी का जो लेवल है वह क्या है? एक बराबर है, एक समान है। समझ में आई बात? और एक समान होने के नाते इसलिए इनको क्या बोला जाता है? शून्य बोला जाता है। आपने सुना होगा कि जो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितना है? 8,848.60 मीटर, इतनी ऊंचाई है। ठीक है, 8,848.60 मीटर, इतनी उसकी ऊंचाई है। कहां से इस ऊंचाई को मापा गया है? समुद्र के सतह से, समुद्र के सतह से। समझ में आई बात? ऐसे ही आपने ये भी नाम सुना होगा, ये तो ऊपरी भाग हो गया, मतलब ये तो स्थल भाग की सबसे ऊंची जो चोटी है, स्थल भाग की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848.60 मीटर। किसको डाउट? सर मीटर की किलोमीटर? मीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर होता तो अफसोस से 8,848 किलोमीटर कहां जाएगा? पृथ्वी के बाहर ही चला जाएगा। वायुमंडल की ऊंचाई है 400 किलोमीटर। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। तो अगर सोचिए किलोमीटर रहेगा तो कहां चला जाएगा, ये जरा सोच के देखिए। किलोमीटर नहीं, ये क्या है? मीटर। बहुत बच्चे इसमें डाउट हो जाते हैं, सही बात है, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। 8,848 किलोमीटर है तो कहां जाएगा? हमारे पूरब से लेकर के हमारे क्या बोलते हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो कुल जो लंबाई है, उत्तर से लेकर कहां तक? दक्षिण, कन्याकुमारी तक जो कुल जो लंबाई है भारत की, ये 3,214 किलोमीटर है। अगर माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर हो जाए तो सोचिए कहां होगा वो। ठीक है, देखिए, तो फिर ये तो हो गया हमारे समुद्र की नहीं, हमारे स्थल भाग की सबसे ऊंची चोटी की हो गई। अब हम बात करते हैं समुद्र में सबसे गहरा स्थान कौन है। इसी भूपटपट्टी पर अगर बात किया जाए तो समुद्र की सबसे एक गहरा कौन है? क्या नाम उसका? तो आपने सुना होगा मैरियानागढ़। क्या नाम है उसका? मैरियानागढ़। उसकी भी जो गहराई मापी गई है वो भी समुद्र के सतह से ही मापी गई है। मैरियानागढ़ की जो गहराई मापी गई है, कहां से मापी गई है? समुद्र के सतह से। जहां से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई है जिस लेवल से, उसी लेवल से उस गर्त की भी गहराई मापी गई है। और मैरियाना गर्त की जो कुल गहराई है 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर मैरियाना गर्त की। जरा सोचिए, आपने अगर सोचा होगा तो इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, सोचिए उससे भी कहीं ज्यादा, जितना माउंट एवरेस्ट उसमें समा जाएगा, इतनी ज्यादा गहरी है मैरियाना गर्त। माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत उतनी ऊंचाई वाले उसमें क्या हो जाएंगे? समा जाएंगे, इतनी गहराई है। ठीक है, तो ये हो गई मतलब हमारा जो सतह है, जो समुद्र का लेवल है, इस लेवल से सबसे ऊंची चोटी जो स्थल भाग पर स्थित है और सबसे गहरा स्थान। ठीक है, चलिए अब महाद्वीपों के अगर बारे में हम बात करें तो मैंने बताया कि महासागरों को आपने देखा होगा कि सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या सारे महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या सारे महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, हाँ भी कुछ महाद्वीप, अगर हाँ कहते हैं तो केवल कुछ ही महाद्वीप। जैसे कुछ महाद्वीपों का अगर नाम दिया जाए तो यूरोप, जैसे यूरोप और एशिया, यूरोप और साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका। ठीक, ऐसे ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, कौन अलग है?
अब देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये जो है न तो यूरोप महाद्वीप से लगे हुए हैं न तो अफ्रीका महाद्वीप से लगे हुए हैं, ये बिल्कुल कट है, बीच में महासागर है। ऐसी ऑस्ट्रेलिया की भी अगर बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया भी किसी भी क्या बोलते हैं किसी महाद्वीप के साथ लगा हुआ नहीं है। तो मतलब महाद्वीप जो है ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से लिंक नहीं है, जुड़े नहीं है, मतलब स्थल से स्थल उनका जुड़ा नहीं है। बाकी और माध्यम से तो जुड़े हुए हैं, संचार के माध्यम से, अगर हम यातायात के माध्यम से भी वो क्या है जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका स्थल एक दूसरे में जुड़ा हुआ नहीं है। अगर महाद्वीपों की बात कर रहे हैं तो इसमें हम अब जानेंगे कितने महाद्वीप होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, भूमंडल। हमें पढ़ना है अब कितने महाद्वीप होते हैं। तो आपने देखा जो महाद्वीप होते हैं, जो कॉन्टिनेंट होते हैं, वो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कुल मिला जुला करके इस पृथ्वी पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। लेकिन कुछ समय से एक बहुत चर्चा में कॉन्टिनेंट आ गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। ठीक है, उम्मीद है आफ्टर सम टाइम इसे भी किताबों में हो सके तो मेंशन कर दिया जाएगा कि टोटल जो महाद्वीप है वो महाद्वीपों की कुल संख्या जो है 8 है। जीलैंडिया के अगर जीलैंडिया की बात ही कर रहे हैं तो इसकी स्थिति के बारे में जानना है। तो जीलैंडिया जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, ये कहां पर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अगर बोलिए तो ऑस्ट्रेलिया के दाहिनी तरफ है। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बोलिए तो पूर्व में है। किस दिशा में है, पूर्व में है। अब उसी महाद्वीप के ऊपर एक आपने नाम सुना होगा, एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है, न्यूजीलैंड। आफ्टर सम टाइम आप इसके बारे में काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कुल जो महाद्वीप है इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए वर्तमान तौर पे तो कुल कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, महाद्वीपों के बारे में अभी बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अभी आगे भी बहुत क्या होता है, जब आप क्लास में जब पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में और विस्तृत आपको मिलेगा। तो ये 7 महाद्वीप होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन 7 महाद्वीपों के बारे में थोड़ा और कुछ बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एक और विशेषता बताऊं, यहां पर जो मैं लिखा हुआ हूं इस महाद्वीपों के नाम को, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे पहला महाद्वीप का जो मैंने नाम लिखा है, क्या नाम है उसका, एशिया महाद्वीप। और ये किसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो उसके एरिया के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। उससे छोटा आता है अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर से अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर जाकर के सबसे छोटा महाद्वीप जो होता है ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है ना, ये सीक्वेंस जो सीक्वेंस में लिखा गया, ये सीक्वेंस जो है डिसेंडिंग ऑर्डर का है, घटते हुए क्रम का है। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। यस। एशिया महाद्वीप के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप दुनिया का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है। समझ में आई बात, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसका क्षेत्रफल जो है, जो पूरा जो क्षेत्रफल है, जो पूरे महाद्वीपों को मिलाकर पूरे क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो पूरे महाद्वीपों ही नहीं, पूरे पृथ्वी के अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का जो 1/3 भाग है, वो 1/3 भाग किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो एशिया महाद्वीप। कोई अगर पूछे कि एशिया महाद्वीप पृथ्वी का कुल कितने भाग पर स्थित है, तो बोलेंगे 1/3। मतलब पृथ्वी के कुल भाग को अगर 3 भागों में बांटा जाए तो उसमें से 1 भाग पे कौन है स्थित, एशिया महाद्वीप है। समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, पॉपुलेशन के आधार पर दिया, पॉपुलेशन के आधार पे, हाँ, पॉपुलेशन के भी आधार पे एशिया महाद्वीप सबसे नंबर 1 पे है। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्तमान में जो कंट्री है वो इंडिया है। सेकंड नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। चाइना है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले दोनों जो कंट्री है, वो दोनों कंट्री एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं। और भी जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप में इनकी जनसंख्या काफी अधिक है। तो फिर ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले इसी में स्थित हैं। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अगर इसमें कंट्री की बात किया जाए तो शायद इसमें 45 कंट्री आते हैं। ठीक है, 100% नहीं हूं, लेकिन
मतलब उम्मीद यही है कि 45 जो है कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा वो तो आगे। अब देखिए, अब बात एशिया महाद्वीप के बारे में चल रही बात। और भी अगर इसके बारे में बात किया जाए तो एशिया महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे हो करके, एशिया महाद्वीप से ही हो करके, और केवल एशिया महाद्वीप भी नहीं और भी महाद्वीप हैं, इनसे हो करके कर्क रेखा होकर क्या होती है, गुजरती है। कर्क रेखा आपके भारत से भी होकर के गुजरती है, जानते ही हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है वो। ठीक है, कर्क रेखा। और एक चीज और है, एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप और एक यूरोप महाद्वीप है, ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों महाद्वीप एक दूसरे से सटे हुए हैं। इन दोनों को अलग करने वाला जो एक पर्वत है उसका नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल पर्वत। वो एशिया महाद्वीप और यूरोप, इन दोनों को अलग करता है यूराल पर्वत। समझ में आई बात? अब इसके बारे में हम बात करें, और अगर हम बात करें कि इन दोनों को जोड़ के जिस की बात किया था, इन दोनों को जब यूरोप को और एशिया जब जोड़ते हैं तो इनसे जो बनता है उसे बोला जाता है यूरेशिया। क्या बोला जाता है उसको? यूरेशिया, संयुक्त रूप से दोनों को जोड़ करके। अब बात करते हैं हम इसी कड़ी में, जो किताब के पैटर्न पर देखा है तो दूसरा जो दिया हुआ वो दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, सबसे अधिक अगर देश अगर देखा जाए तो सबसे अधिक आपका एशिया में है कंट्री। सबसे अधिक कंट्री किस महाद्वीप में है? अब सेकंड नंबर पर आता है यूरोप। ठीक है, नहीं, यूरोप जो महाद्वीप उसमें देखेंगे बहुत छोटे छोटे भी देश वहां पे स्थित हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर वहां पे शायद यूरोप महाद्वीप में शायद अप्रोक्सीमेटली 43 कंट्री आते हैं। एशिया में शायद 45 और यूरोप में 43 कंट्री आते हैं। समझ में आई बात? तो यूरोप कंट्री के बारे में और कुछ अगर बात की, यूरोप अगर कॉन्टिनेंट के बारे में, महाद्वीप के बारे में और कुछ बात किया जाए तो यह एशिया से बहुत ज्यादा छोटा पड़ता है। और अगर देखा जाए क्रम तो एशिया के कितने नंबर पर पड़ता है, कहां आता है यूरोप महाद्वीप? अंतिम से दूसरे स्थान पे, अंतिम से दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और यह जो है अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। अंटार्कटिक वृत्त समझते हैं? जैसे जब ग्लोब बना हुआ था तो ऊपर कौन होता है? नॉर्थ, और नीचे क्या होता है? साउथ होता है ना। तो एक अंटार्कटिक वृत्त है, आप जानते हैं यूरोप इधर ही स्थित है। ठीक है, इधर फिर पूरा ले जाए एशिया है। ठीक, तो ऐसे जो एक अंटार्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से टच करते हुए जाता है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिक जो वृत्त होता है ये इनसे होकर के गुजरता है। और अगली बात यह है कि यूरोप महाद्वीप जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। क्या बोला मैं? 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब कौन कौन 3 तरफ है जो समुद्र से घिरा हुआ है? सबसे पहली बात, यूरोप महाद्वीप जो है आपका पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, और उत्तर में समुद्र से घिरा हुआ है और दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में ये एशिया महाद्वीप से क्या है? लगा हुआ है। ठीक है, और फिर अगर बताइए तो एशिया महाद्वीप से अलग करता है यूरोप महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप से अलग कौन पर्वत करता है? यूराल पर्वत। एशिया महाद्वीप कितने भागों, कितने तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है? 3 तरफ से। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और जो विषुवत वृत्त है जो इस ग्लोब के एकदम कहां से चलती है? बीच से, एकदम बीचों बीच से, जिसे क्या बोला जाता है? इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इक्वेटर। क्या बोला जाता है? इक्वेटर। ये कहां से होकर के जाती है? एकदम बीचों बीच से होकर जाती है पृथ्वी के, और ये अफ्रीका महाद्वीप से भी होकर के गुजरती है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोला जाता है इसको? 0 डिग्री अक्षांश।
और ये जो है, ये जो जाति, ये जो विषुवत वृत्त है, ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर के जाती है लगभग में। जैसे कर्क के जो रेखा है वह अपने भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के क्या करता है, जाता है, वैसे ही जो ये विषुवत वृत्त है ये लगभग अफ्रीका महाद्वीप के एकदम बीचों बीच से होकर के जाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, समझ में आई बात। और अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध समझ रहे हैं ना। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, इस विषुवत वृत्त के ऊपर वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ पोल की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, इस विषुवत वृत्त के ऊपर नॉर्थ पोल की ओर ये जितने भाग हैं आपके सारे पढ़ते हैं कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। अगर ये उत्तर है तो उत्तरी गोलार्ध, ये साउथ दक्षिण वाला पोल है दक्षिणी ध्रुव, तो ये कौन गोलार्ध कहलाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर मैं पूछूं आपसे अफ्रीका महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा किस गोलार्ध में पड़ता है तो क्या बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध में। ओके ठीक है। और आगे जो है इससे देखिए, इससे हो करके तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से होकर के तीनों जो मेजर लाइंस है जो खींचे गए पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से, वो तीनों होकर के इससे क्या होते हैं, गुजरते हैं। कौन कौन, पहला तो सबसे मेजर होता है, प्रमुख होता है, कौन है ये, इक्वेटर विषुवत वृत्त है। उसके बाद ये ऊपर जो होता है ये कर्क रेखा होता है, और तीसरा जो होता है नीचे जो है ये क्या है, मकर रेखा। ये कर्क रेखा और उसके बाद कौन, विषुवत वृत्त और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। ये बात याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन तीनों रेखाएं, कर्क, विषुवत वृत्त और मकर रेखा। ठीक है। अगर इसके इंग्लिश में बात किया जाए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्क रेखा को, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। और मकर रेखा को क्या बोलते, मकर है ना, हाँ, मकर रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सब याद रखिए, कंठस्थ रखिएगा। जब छोटी छोटी चीजों को जब आपको पता रहेगा, अभी पढ़ते हुए जब बेहतर ढंग से चलेंगे तो आगे जो भी है, बताया ना मैं, एनसीईआरटी एक सीक्वेंस में चलता है। क्लास 6 का आपको पास ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है तो 7th आपके लिए बहुत आसान होगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। फिर 7th आसान होगा, फिर 8 उसी के अकॉर्डिंग आसान हो जाएगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 और फिर महारत हासिल कर लेंगे। अगर पूरा एनसीईआरटी आपको अच्छे से नॉलेज हो गया तो फिर जियोग्राफी में, इसके अलावा जियोग्राफी में कुछ विशेष है ही नहीं। ठीक है। जियोग्राफी की इतना इंपॉर्टेंस है कि जो भारत की सबसे सर्वोच्च अगर कोटि का अगर देखा जाए नौकरी जो होता है, आईएएस आईपीएस जो होता है, जो सिविल सर्विस होता है, उसको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी रूप से लगभग पढ़ना पड़ता है। ठीक है। एनसीईआरटी वो चीज है। तो शुरू से जब अच्छे से इसका अध्ययन करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा आने वाले समय में। तो अभी जो बताया मैंने, क्या बताया अभी, लास्ट पॉइंट क्या बताया मैंने कि ये तीनों जो लाइनें हैं, ये तीनों लाइनें कौन कौन, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा, तीनों जो है होकर के गुजरती हैं किस महाद्वीप से, तो अफ्रीका महाद्वीप से। अंडरस्टैंड। अब देखिए, एक आपने एक और चीज सुना होगा कि दुनिया का, कभी जीके याद किए होंगे तो, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, बिल्कुल सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। थार रेगिस्तान कहाँ का है सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का। समझ में आया। तो जो सहारा रेगिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ रेगिस्तान है, और इसी में एक स्थान है जहां की तापमान मतलब पृथ्वी पर मापी गई लगभग सभी जगह के तापमान से सर्वाधिक है। ठीक है। और जब वहां पर अगर दिन का अगर बीच का समय हो, दोपहर का समय हो, अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो शायद जान भी जा सकती है। वहां पर इतनी ज्यादा तापमान होता है। ठीक है। और जो प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं उन इतनी बहुत ज्यादा नरम होती है, मतलब पिघलने की स्थिति में आ जाती हैं, इतना ज्यादा तापमान होता है वहां पर। अब सोच लीजिए पृथ्वी पर वो भी एक
स्थान स्थित है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान और सबसे गर्म रेगिस्तान इसी महाद्वीप पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में जो जो पॉइंट्स पढ़ते हुए चल रहे हैं इंपॉर्टेंट सारा माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, पूछूंगा मैं। ठीक, और ये अफ्रीका महाद्वीप जो है अगर देखा जाए तो ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्री और महासागर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अपने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, आप घर पर जाइएगा किसी भी चीज के माध्यम से, चाहे बुक के माध्यम से, एनीवन किसी चीज के माध्यम से एक बार अफ्रीका के बारे में देख लेना। जिस जिस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं उस कॉन्टिनेंट को देखिएगा और ये सोचिएगा कि हमने क्या क्या बताया है, उसके बारे में जरूर नॉलेज फिर इकट्ठा करिए, फिर से रिकॉल कीजिएगा जो जो चीजें मैंने बताया है। ठीक सर, हाँ, मुझे लगता था पृथ्वी का सबसे गर्म जगह ईरान में। ईरान कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, तो ये चीज हो गई। अब देखिए, एक मैं वर्क दे रहा हूं और इस वर्क के अंतर्गत घर पर जाएंगे, सभी लोग काम जरूर करेंगे। काम ये करना है कि आपको बताना है कि कर्क रेखा और विषुवत वृत्त और मकर रेखा ये किन किन भागों से होकर गुजरता है अफ्रीका के। अफ्रीका का मतलब किस किस देश से होकर के गुजरता है। ठीक है, कहीं से भी करके लाना होगा। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल दृष्टिकोण से। फर्स्ट पे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका आ गए तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप पर। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। जब दक्षिण अमेरिका से मान लीजिए, एक्चुअली जो है अगर हम बात करें इसी पर, अगर मान लीजिए वैसे आपको वैसे एक स्केच बनाए तो इस मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। इसे उत्तरी अमेरिका क्यों कहा जा रहा है? ये अमेरिका के ही दो पार्ट हैं, ये दो। एक सवाल एक तरह समझिए, अमेरिका महाद्वीप के दो क्या है? पार्ट हैं। ये उत्तर की ओर है इसीलिए उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण की ओर है इसीलिए हम बात अभी किस अमेरिका के बारे में कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका। किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों का स्थलीय भाग लगभग जुड़ा हुआ है। लगभग क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। लेकिन उनके बीच में एक छोटी सी जल राशि है जो गुजरती है, मतलब एक छोटा सा एक नहर नाम दिया गया जिसका नाम है पनामा नहर। क्या नाम है? पनामा नहर। इस पनामा जल संधि से ये क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। कौन कौन महाद्वीप? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बना दिया जाए कि पनामा जो नहर है, पनामा जो कनाल है, चाहे पनामा जल संधि जो है, ये किन दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है, तो क्या बताएंगे? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अगली बात देखिए, और ये बात किया जाए तो ये जो है ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध। सोच रहे होंगे कि अब तक तो हमें केवल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पढ़ा था। विषुववृत्त के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है, विषुववृत्त के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन ये पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध क्या होता है? पश्चिमी गोलार्ध नाम दिया जा रहा है इसमें, ये क्या है? ये दरअसल ये है, ये बीच से एक रेखा खींचा गया है जिसे बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं? GMT। ग्रीनविच नाम सुने हैं? ग्रीनविच। तो ग्रीनविच जो है जो एक शहर है, कहां पर? लंदन में। ठीक है ना, रॉयल लैब वेधशाला एक है, वहीं से होकर के ये लाइन होकर के गुजरता है। और ये किस चीज के लिए है? ये समय को निर्धारण करने के लिए, टाइमिंग के लिए। ठीक, तो यहीं से क्या किया जाता है? इसके इधर जो है, आप इधर देखिए, अब देखिए ये आपका, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या होगा आपका? ईस्ट। और ये क्या होगा आपका? वेस्ट होगा। तो ये आपका बीच में, अगर इसको इसी लाइन से अगर दो भाग में बांट दिया जाए तो ये भी तो आधा, एक पूरे गोले का आधा हिस्सा ये हुआ, आधा हिस्सा ये हुआ। इसलिए ये कौन सा गोलार्ध होगा? यहां से देखिए, यहां से इधर का कौन गोलार्ध कहलाएगा? तब पूर्वी गोलार्ध। और यहां से इधर कौन गोलार्ध कहलाएगा? तो उत्तरी जो अमेरिका है, ठीक है, ये जो है उत्तरी अमेरिका, ये पूरी तरीके से
ये उत्तरी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में। देखिए इसी में पड़ रहा है। विषुववृत्त के ऊपर देखिए तो ये उत्तरी गोलार्ध है, और इस जो जीएमटी है इसके इधर देखिए पूरे ये कौन गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध है। तो इसका मतलब ये जो उत्तरी अमेरिका है ये उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में पूर्ण रूप से पड़ता है। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? चलिए आगे इसके बाद अगर बात कर रहे हैं कि ये जो है कितने तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, ये 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। 3 तरफ से किन से घिरा हुआ है? महासागरों से घिरा हुआ है जो उत्तरी अमेरिका है। ठीक, आप घर पर जाइएगा तो आपके लिए इतना वर्क सब रहेगा कि घर पर जाकर के ये महासागरों के नाम अवश्य पढ़ लीजिएगा, कौन महासागर कहां पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है किस गोलार्ध में होगा आप बताइए? ये दक्षिणी अमेरिका मान लीजिए है, साउथ अमेरिका है ये, किस गोलार्ध में होगा ये? उत्तर और दक्षिण बात किया जाए तो दक्षिण में, अब पूर्व और पश्चिम बात किया जाए तो पश्चिम में। तो ये लगभग कहा जा रहा है कि यहाँ पर अधिकांश भाग, मतलब इसके कुछ भाग आपका इसमें भी आते हैं उत्तर में, लेकिन इसका दक्षिण अमेरिका का अधिकांश, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका अधिकांश भाग पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। अंडरस्टैंड? और ये विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं, सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो क्या है? माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मतलब समझे, श्रृंखला क्या होता है? श्रृंखला मतलब एक यहाँ पे है तो फिर एक यहाँ पे है, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये जो है एक पर्वत दूसरे पर्वत से जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े ऐसे बड़ी दूर तक गए हुए हैं। तो दुनिया की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये जो है इसी जो हमारा साउथ अमेरिका जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसी पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला। तो एक जीके का क्वेश्चन इससे बनता है ना कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप पे है, तो क्या बताएंगे? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है। अंडरस्टैंड? और ये कहां से किधर तक फैली हुई है तो आपको बता दें, किस्ती बताते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये दक्षिणी अमेरिका है आपका, ऐसे फैला हुआ है। ठीक, तो ये जो है ये आपका कौन सा, हमेशा मैप पर ऊपर वाला कौन दिशा होता है? नॉर्थ। नीचे वाला कौन होता है? साउथ। तो आपका जो एंडीज पर्वतमाला ये कभी भी मैप में जाए देखिएगा इधर पड़ता है, इधर ये पूरा क्षेत्र जो है एंडीज पर्वतमाला के किनारे किनारे फैला हुआ है, समुद्र के किनारे। ठीक है, किधर से किधर तक? उत्तर से दक्षिण की ओर। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं और एक चीज और बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका में एक चीज और है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, जिससे जो है क्या होता है, जिससे 20% ऑक्सीजन प्राप्त होता है पूरी पृथ्वी को। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी अमेजन नदी है जो उसी जंगल से होकर के क्या होती है? बहती है। ठीक है, कुल कितने देशों में पाया जाता है अमेजन जंगल? कितने देशों में फैला हुआ है? 9 कंट्रीज में। कितने देशों में? 9 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इन सभी चीजों को आप घर पर जाकर के फिर दोबारा पढ़िएगा, जाके अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, उसमें दुनिया के जो बहुत तरह के जो जीव जंतु होते हैं वो सारे उसमें बहुत तरह के जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट में। लेकिन मानवीय कारणों से, मानवीय हस्तक्षेप से उस रेन फॉरेस्ट को बहुत सारे हिस्से को काटा जा रहा है और उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया जा रहा है। ठीक, अमेजन जंगल का सबसे अधिकतम भाग किस देश में है? ब्राजील में है। अमेजन जंगल का जो मेजर जो एरिया है वो सबसे ज्यादा ब्राजील में पड़ता है। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये विश्व का सबसे कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, छोटा कि कौन सा? छोटा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से, बताइए कौन से महाद्वीप, आप वैसे सोचिए मैप कभी देखें वर्ल्ड मैप, पूरी तरीके से वो नीचे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर। कौन गोलार्ध में होगा तब पूरी तरह से? दक्षिण गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है,
और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप जानते हैं किसी से भी लिंक भी नहीं करता है, जुड़ता भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसी भी महाद्वीप से जुड़ा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब उसके चारों तरफ क्या होगा, पानी पानी होगा, मतलब उसके चारों तरफ भी महासागर, मतलब चारों तरफ वो महासागर से घिरा हुआ है। और इसीलिए चारों तरफ से महासागर से घिरे हुए होने के कारण उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। क्या? द्वीपीय, क्योंकि द्वीप तो जानते नहीं किसे कहते हैं, एक ऐसा भूक्षेत्र जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो, विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, समुद्रों से घिरा हुआ हो, महासागरों से घिरा हुआ हो, तो उस जो स्थलीय भाग जो होता है उसे कहा जाता है द्वीप कहा जाता है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। समझ में आई बात? ठीक है। अब बात करते हैं, एक और है अंटार्कटिका। क्या? देखिए किसे किसके बारे में पढ़ा आपने, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया आपने। पढ़ना किसके बारे में? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और इसका मतलब लगभग सभी हिस्से इसके बर्फ से क्या है, ढके हुए हैं। दुनिया के सबसे अधिक मात्रा में कहीं ग्लेशियर पाया जाता है। ग्लेशियर मतलब हिमखंड, हिमखंड का मतलब बर्फ का शिला जो पानी से ही बना हुआ है, जल से ही। वो सबसे ज्यादा हिमखंड, सबसे विशाल मात्रा में पूरा आपको सफेद ही सफेद दिखेगा वो महाद्वीप। वो कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है ना। अब देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो पूर्णतः जानते हैं किस गोलार्ध में है ये? दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें? नीचे कौन सा ध्रुव की ओर? दक्षिण ध्रुव की ओर, साउथ पोल की ओर। इधर ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है। और ये पूरी तरह, अब क्यों वहां पे पूरी तरह से ग्लेशियर, आप सोचिए जरा इसके बारे में। पता है क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध पर भी सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर और ही अधिक मात्रा में क्या है, हिमखंड है। ठीक, तो आगे अगर बात किया जाए तो इसके इस दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में, अब देखिए ये जो महाद्वीप है, जो दक्षिण जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप ये जो साउथ है जो पोल है ना, दक्षिणी जो ध्रुव है ना, उसके चारों तरफ फैला हुआ है। और जो दक्षिणी जो ध्रुव है वह इस महाद्वीप में कहां पड़ता है? एकदम सेंटर में, बीच में पड़ता है। और उस महाद्वीप से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। कौन? अंटार्कटिका। और लगभग पूरा महाद्वीप किससे ढका हुआ है? बर्फ से, हिमखंडों से ढका हुआ है। ठीक है। अब हिमखंडों के ढकने के पीछे और कुछ क्या विशेषताएं हैं और देखिए। और ये दक्षिणी ध्रुव में है, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा बर्फ से, मोटी परत से क्या हुई है, ढकी हुई रहती है। और आप समझ सकते हैं जहां पर पूरा बर्फ ही बर्फ हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखे, तो क्या बताइए वहां पर आदमी रहना चाहेगा? नहीं। उसके लिए हैबिटेट अच्छा होगा, निवास अच्छा होगा? नहीं। इसलिए वहां पर मानव की, इंसान की कोई भी वहां पर अस्थायी निवास नहीं है उस महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अंटार्कटिका महाद्वीप में। और यहाँ पर किसी प्रकार का मानव निवास नहीं है। और यहाँ पर बहुत से देशों के शोध केंद्र यहीं पर स्थित हैं। शोध केंद्र, बहुत ही शांत जगह है। शोध करने के लिए आप जानते हैं कैसे एनवायरनमेंट चाहिए? बहुत शोर शराबा चाहिए? नहीं। शोध करने के लिए शोर शराबा वाला जगह चाहिए? नहीं। तो वो जो जगह है एक बहुत ही शांत जगह है, वहां कोई किसी प्रकार कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और वहां का वातावरण जो है अपने अनुकूल, मतलब शोधशालाएं स्थापित करके बना लिया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। इसीलिए बहुत से देशों की शोधशालाएं जहां पर शोध होता है, रिसर्च होता है, वो कहां पर स्थित है? किस महाद्वीप पर? अंटार्कटिका महाद्वीप। इस पॉइंट को नोट रखना है, याद रखना है। और तो इसका मतलब अगर बहुत सारे देशों की तो अपने देश का है कि नहीं, जरा इसके बारे में अपने दिमाग में उत्सुकता आ सकती है। क्या अपने देश की भी शोधशालाएं हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर? तो हाँ है, अपने देश की शोधशालाएं अंटार्कटिका महाद्वीप पर हैं। और उसका नाम है, दो है, इसका नाम है मैत्री और भारत। क्या नाम है? मैत्री भी है और भारत, मतलब भारती है, भारती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारती। दो शोधशालाएं अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित हैं। अंडरस्टैंड? कौन कौन? मैत्री और भारती। ठीक है। इस प्रकार से ये जो हुआ आपका, क्या बोलते हैं, ये पूरा भूमंडल के बारे में जो आपके सिलेबस में है, ये पूरा द एंड हुआ। इसके बाद अब हम किसके बारे में बात करेंगे? जलमंडल के बारे में।